नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, शिक्षा संकाय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, वो है आंकड़ों का संग्रहण तथा उनका विश्लेषण, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स एनालिसिस। आप सभी को पता है कि अनुसंधान या शोध जो होता है, वो नवीन ज्ञान को सृजित करना या जो पहले का ज्ञान है उसमें कुछ और जोड़ना या पूर्व ज्ञान को एक बार फिर से शोध की कसौटी पर उसको चेक करना होता है। अब ये जो पूरी शोध की प्रक्रिया है, अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज इसी विषय पर हम विस्तार से आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण और किन तकनीकों के द्वारा इनको संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, साथ ही साथ आंकड़ों के स्रोत तथा इनका विश्लेषण और व्याख्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आंकड़े जो होते हैं वो शोध शोध में आंकड़ों के माध्यम से आप अपनी समस्या या जो आप उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उन उद्देश्यों के अनुसार आप आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उन आंकड़ों की सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान करते हैं या अपने शोध में निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आंकड़े जो हैं वो बहुत ही अहम भूमिका शोध प्रक्रिया में उनकी एक बहुत ही अहम अहम भूमिका होती है। अब इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हम कुछ तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे सभी साधन जिनका हम प्रयोग करके अपने शोध में आंकड़ों को, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उन सूचनाओं, उन आंकड़ों के आधार पर अपने शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, वे उपकरण कहलाते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े जैसे आप सभी अखबार में पढ़ते हैं, भारत की शिक्षा, जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये इतना है, या इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में इतने प्रतिशत बालिकाओं ने फर्स्ट डिवीजन से एग्जाम्स को पास किया है, या इतनी प्रतिशत बालिकाएं बालकों से आगे हैं या बालक बालिकाओं से आगे हैं। या अभी कोरोना का जब दौर था तो हम हर रोज अखबारों में, समाचार में पढ़ते थे कि कोरोना से इतने लोग प्रभावित हुए, इतनी मृत्यु हुई। ये जो नंबर है, ये मात्राएं हैं, यही आंकड़े होते हैं। और इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो हमारे उपकरण कहलाते हैं। अब जब उपकरण की बात आती है तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या आवश्यक चीजें एक अच्छे उपकरण में होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो उपकरण होते हैं वो कुछ हम रेडीमेड टूल्स यूज करते हैं उपकरण, और कुछ हम बनाते हैं। स्टैंड जो रेडीमेड हम टूल्स यूज करते हैं वो आपके मार्केट में अवेलेबल है या आपके यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में साइकोलॉजिकल टूल्स के नाम से ये उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा शोध में अगर आपके आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध नहीं होता है तो आप इस उपकरण का निर्माण करते हैं। इसका पूरा एक प्रक्रिया होता है जिसके तहत आप जाके उस उपकरण का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और उसके उपरांत अपने शोध में आप उसको उपकरण का प्रयोग करते हैं। आइए जाने इस उपकरण की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहली विशेषता एक उपकरण में होनी चाहिए वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। उसको उसमें व्यक्ति विशेष के अनुसार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता दो पक्षों में हम बात करते हैं जब उपकरण की बात करते हैं। सबसे पहला है पद की वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द आइटम, और दूसरा है स्कोरिंग की वस्तुनिष्ठता। पद की वस्तुनिष्ठता की अगर हम बात करें तो आइटम्स जो आपने प्रश्न बनाए हैं या जो पद आपने स्टेटमेंट्स दिया है अपने उपकरण में, उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। उसमें कभी कभी यदा कदा इस तरीके के शब्दों का बहुत अधिक
ना के बराबर प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि पद को पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का संशय न आए कि वह पद किस तरीके की सूचना उस पद के माध्यम से शोधकर्ता किस प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है। दूसरी वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बात आती है स्कोरिंग की वस्तुनिष्ठता। स्कोरिंग में कोई भी उस पद से स्कोरिंग करे, अंक समान आने चाहिए। व्यक्ति के अनुसार स्कोरिंग में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम शोध उपकरण की विशेषताओं में बात करेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? हम बार बार उस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो हमें परिणाम समान मिलता है, परिणाम में अंतर नहीं आता है। उदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति अगर किसी प्रश्न को बार बार या किसी प्रश्न पत्र को बार बार हल कर रहा है तो उसमें उसका उत्तर और उसकी स्कोरिंग जो है वो समान आनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि जो हमारा उपकरण है वह विश्वसनीय है। अगली विशेषता है वैधता। वैधता का मतलब है जिस उद्देश्य से हमारा उपकरण निर्मित किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं। अगर उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है तो हमारा उपकरण वैध माना जाता है। अगर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसकी वैधता का अभाव है। एक अच्छे उपकरण में निश्चित रूप से वैधता होनी चाहिए। वैधता अधिक कम हो सकती है। मौलिकता। मौलिकता की हम बात करें, ओरिजिनलिटी। आपका जो उपकरण है कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो, कहीं से चोरी किया हुआ ना हो। आपके जो शोध के उद्देश्य हैं, आपकी जो समस्या है, उसके आधार पर, उनके उन उद्देश्यों के आधार पर आपका उपकरण निर्मित होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। उपयोगिता, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। मतलब वो बहुत अधिक समय ना ले रहा हो, बहुत अधिक धन ना ले रहा हो, इतना लंबा आप उसमें जो आपके पदों की संख्या है वो इतनी अधिक ना हो कि जो उत्तर देने वाला है या जो उस उपकरण के माध्यम से आपको आंकड़े या सूचनाएं दे रहा है उसके लिए वो उबाऊ हो जाए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर थोड़ा भी आंकड़ों में परिवर्तन हो रहा है तो वो उसको नाप सके, उसका मापन कर सके, ऐसा उपकरण होना चाहिए। आइए अब उपकरणों के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे परीक्षण की। परीक्षण क्या है? परीक्षण वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम किसी के परफॉर्मेंस को क्वालिटी और क्वांटिटी के टर्म्स में हम आंक सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के, किसी विषय के, उसके व्यवहार को हम सिस्टमैटिकली जब अध्ययन करते हैं, मापते हैं, तो हम उसमें परीक्षण का प्रयोग करते हैं। परीक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम उनको कार्य के अनुसार बांटे तो एक अलग सूची है। प्रकृति के अनुसार हम उनको बांट सकते हैं, और प्रशासन प्रक्रिया के अनुसार किस तरीके से हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, इसके आधार पर हम अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जब हम प्रशिक्षण की कार्य के अनुसार वर्गीकरण करते हैं तो उसमें आपके जैसे शैक्षिक परीक्षण हो गए, व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षण, जब हम व्यक्तित्व को स्टडी करते हैं, टेस्ट से उसको नापने की कोशिश करते हैं, तो व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अभिक्षमता परीक्षण। इसके अलावा अगर हम परीक्षणों को प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करते हैं तो आपका गति परीक्षण हो गया, शक्ति परीक्षण हो गया, शाब्दिक परीक्षण हो गया, गैर शाब्दिक नॉन वर्बल टेस्ट, प्रदर्शन परीक्षण, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज टेस्ट, और निकष संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। इसमें हम निकष संदर्भित परीक्षण का मतलब है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अभी विस्तार से हम इन पे चर्चा करेंगे। और जब हम प्रशासन प्रक्रिया के अनुसार परीक्षणों का वर्गीकरण करते हैं तो समूह परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण की बात आती है। अब जब हम बात करते हैं कार्य के अनुसार, तो कार्य के अनुसार आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है। आप बच्चे की जो समस्या है, बच्चे की जो कमी है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और
डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से। उपलब्धि परीक्षण हो सकता है। बच्चे की परफॉर्मेंस, आपने एक समय में एक कंटेंट को पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, आप उसका आकलन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इनका प्रयोग करते हो। अब हम गति परीक्षण की अगर हम बात करें, अभी मैंने जिक्र किया था प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण, उसमें हमने गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण, इस तरीके के परीक्षणों का जिक्र किया था। गति परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जो जिनमें जो प्रश्नों या पदों की जो कठिनाई स्तर है वो लगभग समान होती है, और परीक्षणों को हल करने के लिए समय सीमा इसकी तय की गई होती है। जैसा कि जो हम परीक्षण हमारे विद्यालयों में लेते हैं, कक्षाओं में लेते हैं, वो गति परीक्षण के उदाहरण है। इसी क्रम में बात करेंगे हम शक्ति परीक्षण की। शक्ति परीक्षण क्या है? ऐसे परीक्षण जिनमें कठिनाई का जो क्रम है, डिफिकल्टी लेवल है, वो एक व्यवस्थित क्रम में बढ़ता जाता है। ऐसे परीक्षणों के लिए समय सीमा नहीं होती है, इसमें समय सीमा लचीली होती है। शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण में शब्दों के रूप में प्रश्न उत्तर पैटर्न शामिल होता है, और इस तरह के शाब्दिक परीक्षण या तो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं या मौखिक परीक्षण टेस्ट होते हैं। अगला है आपका गैर शाब्दिक परीक्षण। गैर शाब्दिक परीक्षण में चित्रात्मक या प्रतीकात्मक रूप में पद होते हैं, जैसे आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, यह एक गैर शाब्दिक परीक्षण है। प्रदर्शन परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण में बालक को उसमें प्रतिक्रिया के रूप में कार्यवाही करनी होती है, जैसे भाटिया का बुद्धि परीक्षण है, यह एक प्रदर्शन परीक्षण है। मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो जिसमें विश्वसनीयता, वैधता जैसे मूल्यों की स्थापना की जाती है, स्थापित होते हैं, और यह स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे होके गुजरे होते हैं। इसके अलावा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जो हम स्कूल में हमारी जो कक्षाओं में जो हमारा अचीवमेंट होता है वो हमारे कक्षा समूह के सापेक्ष होता है, वो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अन्य प्रकार का जो टेस्ट होता है वो कहलाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है? मतलब पहले से कोई क्राइटेरिया फिक्स की गई है, उसके अगेंस्ट में जो परफॉर्मेंस का लेवल है, जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। अब हम किस तरीके से हम टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसको हम यूज किस तरीके से कह रहे हैं, अगर उस तरीके से हम वर्गीकृत करते हैं तो हम व्यक्तिगत और समूह परीक्षण की बात करते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट या व्यक्तिगत परीक्षण जो एक बार में एक स्टूडेंट के से उसको कराया जाता है। समूह परीक्षण, एक समूह में छात्रों को एक साथ उस परीक्षण को हल कराया जा सकता है। तो ये तो हुई बात एक उपकरण की जिसमें हमने परीक्षण या टेस्ट की बात करी। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार, आप सब इस शब्द से बखूबी परिचित हैं और आप जानते हैं कि यह एक सुनियोजित बातचीत करने का तरीका है। इसमें जो साक्षात्कारता होता है, साक्षात्कार लेने वाला होता है, वो एक विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार देने वाले से इस बातचीत के दौरान वो इन सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। साक्षात्कार जो है वो आमने सामने बैठ के भी हो सकती है, आमने सामने बैठ के बातचीत करके, और शोधकर्ता जो है वो उन सूचनाओं को एकत्रित करने का प्रयास कर सकता है, या टेलीफोन और अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से इनका प्रयोग करके भी हम साक्षात्कार को संपादित कर सकते हैं। साक्षात्कार के दौरान जो बातचीत की जाती है वो हमेशा ही उद्देश्यपूर्ण होती है। जो शोध का उद्देश्य है उसी से संबंधित साक्षात्कार का उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
गुणात्मक और वर्णनात्मक अध्ययनों में आंकड़ा एकत्र करने के लिए साक्षात्कार सबसे आम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो शोध करता है वो साक्षात्कार देने वाले की धारणा क्या है, उसकी दृष्टिकोण क्या है, वो उस अमुक विषय पर क्या राय रखता है, इससे संबंधित तथ्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास करता है। ये तो बात हुई कि साक्षात्कार क्या होता है। अब साक्षात्कार की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता यह है साक्षात्कार की कि जो साक्षात्कार लेने वाला है और साक्षात्कार देने वाला है, दोनों ही अजनबी होते हैं। और इसमें जो साक्षात्कार देने वाला है, उसको पहले से जानकारी दी जाती है कि आप पे इस विषय में बातचीत की जाएगी, एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आपसे बात की जाएगी और इसमें मौखिक प्रश्नों के मौखिक उत्तर ही अपेक्षित किए जाते हैं। साक्षात्कार के अगर स्वरूप की बात करें तो साक्षात्कार दो तरीके का होता है, संरचित और असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड संरचित, इसकी संरचना पहले से तय कर ली जाती है। संरचित साक्षात्कार जो है प्रकृति में औपचारिक रूप में होता है और शोधकर्ता पहले से इसमें प्रश्नों का निर्धारण कर लेता है। इसमें प्रश्न जो है वो बंद प्रकृति के होते हैं, इसलिए इस प्रकार के साक्षात्कार को मानकीकृत साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया से जो आंकड़ा हमें प्राप्त होता है उसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। साक्षात्कार से लाभ यह है कि जो हम उद्देश्य निश्चित करके साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं उस उद्देश्य पर हम बने रहते हैं। और साक्षात्कार की प्रक्रिया में संरचित साक्षात्कार में हम रिकॉर्डिंग, कोडिंग और विश्लेषण को आसानी से कर सकते हैं। इसमें साक्षात्कार में दो अलग अलग सैंपल्स के आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जब होता है, संरचित इंटरव्यू जब हमारा होता है, तो हमारा ध्यान विषय से इधर उधर नहीं भटकता, हम विषय आधारित चर्चा ही करते हैं और उसी से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। लाभ के साथ साथ कुछ इसकी सीमाएं भी हैं साक्षात्कार की। साक्षात्कार के माध्यम से जो अनुसंधान का, अन्वेषण का जो दायरा होता है वह सीमित हो जाता है। हम संरचित साक्षात्कार की बात कर रहे हैं और इसमें जो सैंपल है, ये जो न्यायादर्श है, उसकी सभी विचारों और प्रतिक्रियाओं को शामिल हम नहीं कर पाते हैं। और इससे संरचित साक्षात्कार से हम किसी विषय का गहन अध्ययन नहीं कर पाते। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने पहले से ही प्रश्नों का निर्धारण किया हुआ है। हम उसी प्रश्नों पर चल के साक्षात्कार को पूर्ण कर रहे हैं। तो जब हमने पहले से प्रश्नों का निर्धारण किया हुआ है, तो हम और संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो हम उनको उसमें शामिल नहीं करते हैं। इसलिए इसमें जो अध्ययन है वो बहुत गहराई से हम नहीं कर पाते हैं, आंकड़ों को बहुत गहराई तक जाके हम एकत्रित नहीं कर पाते हैं। ये हमने बात करी संरचित साक्षात्कार की। अब हम बात करेंगे असंरचित साक्षात्कार की। असंरचित साक्षात्कार में जो विषयी होता है वो स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। और इसके लिए आवश्यक होता है कि शुरुआत में जो शोध करता है और जो विषयी है उनका आपस में एक बहुत ही अच्छा रैपो स्टैब्लिश हो जाए। एक जो उनका तालमेल एक अच्छा अगर स्थापित हो जाता है तो उसमें विषय को उत्तर देने में संकोच नहीं होता। और इस पूरी प्रक्रिया में जो आंकड़े हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, उनकी जो क्वालिटी, जो डेटा इंफॉर्मेशन जो आती है वो ऑथेंटिक आती है, जेन्युइन आती है। इसमें शोधकर्ता भी स्वतंत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पहले से बंद नहीं होते, क्लोज्ड क्वेश्चंस हम लेके नहीं आते। तो विषय के उत्तर के अनुरूप
शोधकर्ता को स्वतंत्रता होती है कि वह उससे अगर संबंधित कोई प्रश्न उठ रहा है, तो उसको वो वहाँ पे पूछता है और उससे संबंधित आंकड़े, सूचनाओं की रिकॉर्डिंग और उनको नोट करता है। असंरचित साक्षात्कार की प्रकृति की अगर में हम बात करें, तो जिस प्रकार से संरचित साक्षात्कार औपचारिक प्रकृति का होता है, असंरचित साक्षात्कार अनौपचारिक प्रकृति का होता है। इसमें प्रश्नों का के सेट का उपयोग पहले से नहीं किया जाता है, और जो प्रश्नों का क्रम है या शब्दों का जो क्रम हमने पहले से सोच रखा है, उसको हूबहू पालन करने का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। साथ ही साथ शोधकर्ता भी कभी-कभी जो विषय से उत्तर प्राप्त हो रहा है या प्रश्न की और व्याख्या की आवश्यकता है या किसी सूचना की पुष्टि करने की आवश्यकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र होता है। इसलिए यह पूछताछ के दृष्टिकोण से और लचीला होता है, इसकी यही विशेषज्ञता है। असंरचित साक्षात्कार जो खोजपूर्ण और गुणात्मक अध्ययन है, इनमें प्रयोग किया जाता है, और शोधकर्ता के जो पूर्वाग्रह हैं उनसे कम प्रभावित होता है असंरचित साक्षात्कार। इसमें अनौपचारिक तरीके से प्राप्त जानकारी कारी जो है आंकड़े की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं कि यह समय लेने वाला होता है। चूंकि आपका जो संरचित साक्षात्कार होता है, उसमें पहले से शोधकर्ता को पता होता है कि इन प्रश्नों को इन क्रम में इस क्रम का पालन करते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न करना है। असंरचित साक्षात्कार चूंकि अनौपचारिक प्रकृति का होता है, इसमें प्रश्नों की क्रमबद्धता नहीं होती है, लचीलापन होता है, शोधकर्ता जो है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, साक्षात्कार देने वाले के पास जो विषय है उसके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उत्तर देने की, अपने हिसाब से उत्तर दे सकता है, जो सूचना नहीं मांगी गई है उसके बारे में भी बता सकता है। तो इन चीजों की वजह से जो असंरचित साक्षात्कार की प्रक्रिया है, वो अधिक समय लेती है। इसके अलावा असंरचित साक्षात्कार में जो आंकड़ों का विश्लेषण है, उसके लिए चूंकि आंकड़े बहुत गहराई तक जाके हमें प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए आवश्यक होता है कि जो शोध करता है वो पर्याप्त कुशल होना चाहिए। और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि जो इस असंरचित साक्षात्कार की जो व्याख्या होती है, वो कई बार शोधकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं पर भी आधारित हो जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन चुनौतियों का को ध्यान में रख के साक्षात्कार का अपने शोध में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब साक्षात्कार का आयोजन किस प्रकार से किया जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। साक्षात्कार की जो तैयारी है, वो पूर्व में की जानी चाहिए। अनायास ही आप जाके बैठ के साक्षात्कार को नहीं कर सकते। साक्षात्कार की रूपरेखा बाकायदा साक्षात्कार होने से पहले हो जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने उद्देश्यों के अनुरूप संरचित साक्षात्कार है या असंरचित संरचित साक्षात्कार है, एक बाहरी रूपरेखा तैयार अवश्य ही की जानी चाहिए। ये योजना का हिस्सा होता है। इसके अलावा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाना है, जो साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया है, आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग को करेंगे, नोट करेंगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ये पहले से पूरी चीज तय हो जानी चाहिए। रिकॉर्डिंग के बाद हम व्याख्या कैसे करेंगे? जैसे ऑडियो की रिकॉर्डिंग करनी है तो हमारे पास ऑडियो सिस्टम मौजूद होना चाहिए जिससे रिकॉर्डिंग करनी है। अगर साक्षात्कार में उत्तरों को नोट करना है तो बाकायदा इससे इसका एक प्रारूप पहले से तैयार किया होना चाहिए। और साक्षात्कार में जो
हाथ से हम नोट करते हैं, वो साथ के साथ नोट किया जाना चाहिए, बाद में भी नोट किया जाता है और साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान भी नोट किया जाता है। लेकिन हम जब साथ के साथ नोट कर लेते हैं, तो आंकड़ों का के छूटने की संभावना हमसे कम हो जाती है और जब हम साक्षात्कार के उपरांत बैठ के हम नोट करते हैं कि साक्षात्कार में हमें कौन-कौन से आंकड़े प्राप्त हुए, तो उसमें संभावना होती है कि कुछ आंकड़े हमसे छूट सकते हैं। साक्षात्कार और परीक्षण, अभी हमने 2 उपकरणों की चर्चा की। इस क्रम में हम अगले उपकरण जिसकी चर्चा करेंगे वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली ऐसी तकनीक है जिससे सटीक डेटा, हमें सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। बंद प्रश्नों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है। प्रश्नावली बंद प्रकार की भी हो सकती है और खुली प्रकार की भी हो सकती है। आमतौर पर हम अनुसंधान में या हम अपने शोध में बंद प्रश्नों की प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। ये आमतौर पर मात्रात्मक अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में हम इन प्रश्नावलियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुणात्मक विश्लेषण की अनुमति देने के लिए खुले प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं। हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो उसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स को हम शामिल कर सकते हैं। इस प्रश्नावली के प्रयोग करने से एक खास बात यह है कि यह बहुत ही व्यापक तकनीकी है, क्योंकि इसमें एक बार में आप बड़ी संख्या में लोगों से सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली आमतौर पर मानकीकृत वस्तुओं, कथन, प्रश्न या कथनों का एक सेट शामिल होता है, जो अ, स- दृष्टिकोण, व्यवहार या राय से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए डिजाइन किया जाता है या तैयार किया जाता है। अभी तक आपने देखा होगा कि अ, पेपर पर लिखी हुई प्रश्नावली का हम प्रयोग करते थे, लेकिन ये जो कोरोना काल आया या टेक्नोलॉजी जो अनुसंधान में टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन हुआ, इसकी वजह से क्वेश्चनर्स या जो प्रश्नावली आप बोलते हैं, ये औद्योगिकरण के साथ आपके इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे आप देखिए, गूगल फॉर्म का नाम सुना होगा आपने, सर्वे मंकी का आपने नाम सुना होगा। पहले हम प्रश्नावली को लेके जाते थे, जहाँ जो हमारा सैंपल है उसके पास जाके हम वहाँ पे समय लगा के डेटा को एकत्रित करते थे। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ है उसकी वजह से आप गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, सर्वे मंकी, इस तरीके के टूल्स का प्रयोग करके और एक क्लिक के माध्यम से अपनी प्रश्नावली को अपने जो जहाँ से आपको डेटा प्राप्त करना है, जहाँ से आपको आंकड़ा प्राप्त करना है, एक क्लिक में आप उनको पहुंचा सकते हैं। प्रश्नावली की चर्चा के बाद हम बात करेंगे प्रश्नावली में जो प्रश्नों के प्रकार हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, मुक्त प्रश्न और बंद या प्रतिबंधित प्रश्न। मुक्त प्रश्न का क्या मतलब है? मुक्त प्रश्न में उत्तर का कोई पूर्व निर्धारित सेट नहीं होता है। पहले से उत्तर निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि यह जो उत्तर प्रदाता है, वो उसके लिए स्थान छोड़ दिया जाता है, वो अपने हिसाब से उसका उत्तर लिखता है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी सहायता या पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं दिया जाता। जो उत्तर देने वाला है, जवाब देने वाला है, उसके पास अधिक स्वतंत्रता होती है कि वो अपने राय को, वो अपनी धारणा को, अपने दृष्टिकोण को वो खुल के इसमें उत्तर दे सके। लेकिन जो मुक्त प्रश्न होते हैं, इनके जो जवाब हमें प्राप्त होते हैं, इनका विश्लेषण करना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। और यह मुक्त प्रश्न जो है, ये हमें सही और अप्रत्याशित सुझाव प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एक मुक्त प्रश्न का हम उदाहरण लेंगे। जैसे शैक्षिक सामाजिकरण है, किसी का अनुसंधान शैक्षिक सामाजिकरण पर है, तो खेल के मैदान में शैक्षिक सामाजिकरण किस प्रकार होता है? अब इसमें हमने
कोई पहले से उत्तर नहीं लिख के रखा है, ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, हाँ या ना का ऑप्शन नहीं दे रखा है। जो उत्तरदाता है, वो अपनी समझ के अनुसार, अपनी अनुभव के अनुसार उसका जो दृष्टिकोण है शैक्षिक सामाजिकरण का खेल के मैदान में किस प्रकार होता है, वह स्वच्छंद होकर इस पे अपना उत्तर लिख सकता है। यह हुई बात मुक्त प्रश्न की। दूसरे प्रकार का प्रश्न जो हमने बात करी, प्रश्नावली में हम शामिल करते हैं बंद या प्रतिबंधित प्रश्न। बंद या प्रतिबंधित प्रश्नों में उत्तरों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न कथन के सामने विकल्प प्रदान किया जाता है। उत्तरदाता इन विकल्पों में से अपने अनुरूप विकल्प का चयन करता है। जैसे हाँ या ना वाले प्रश्न, या किसी प्रश्न के 4 विकल्प में से उत्तर आ सकते हैं, तो हम उन चारों विकल्पों को वहां दे सकते हैं। उत्तरदाता अपनी जो उसके अनुसार राय होगी या दृष्टिकोण होगा या जो उसका उत्तर होगा, वो उस उत्तर का चयन कर सकता है। तो ये कहलाते हैं बंद प्रश्न। प्रश्नावली प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि इसे आसानी से हम प्रशासित कर सकते हैं, आसानी से हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका प्रयोग बहुत आसान है, और दूर दराज के इलाकों से या किसी अन्य देश से भी अगर आंकड़ा हमें लेना हो, तो हम प्रश्नावली के माध्यम से आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। प्रश्नावली में समय और धन की किफायत होती है, और उत्तरदाता अपनी सुविधा अनुसार प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अपनी गति के अनुसार वो प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके उत्तरों को दे सकते हैं। प्रश्नावली कि इतने लाभ हैं, तो अवश्य ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अ, जो प्रश्न हम पूछते हैं, वो आवश्यक नहीं है कि हमने कोई प्रश्नावली उत्तरदाता के पास भेजी और वो उत्तरदाता हमें उसको हल करके दे दे। इसके अलावा अगर पदों का पदों की जो फ्रेमिंग है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है, आइटम्स की जो फ्रेमिंग है, वो अगर सही प्रकार से नहीं की गई है, तो उनको गलत समझा जा सकता है। जो आपके उद्देश्य हैं, आप उनको पाने में असफल हो जाते हैं। प्रश्नावली केवल साक्षर व्यक्ति ही इसको हल करने में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि इसमें पढ़ने की और लिखने की आवश्यकता होती है। अगर प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी हो जाती है, पदों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो उत्तरदाता के लिए यह बहुत उबाऊ उबाऊ कार्य हो जाता है, और उत्तरदाता उसको उसका उत्तर देने से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो आवश्यक है कि प्रश्नावली का निर्माण करते समय हम कुछ बातों का ध्यान में रखें, जिससे कि हम एक उत्तम प्रश्नावली का निर्माण कर सकें। सबसे पहले तो प्रश्नावली का जब हम निर्माण करते हैं, तो प्रश्नावली पर एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, जिसकी भाषा अत्यंत ही मैत्रीपूर्ण होनी चाहिए, और जिसमें आप अपने उत्तरदाताओं को स्पष्ट कर सकें कि आपने यह इस प्रश्नावली का निर्माण क्यों किया है, क्यों यह प्रासंगिक है। आपकी प्रासंगिकता को उस कवरिंग लेटर में दर्शाता हुआ कवरिंग लेटर होना चाहिए। प्रश्नावली का जो शीर्षक है, वो स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। प्रश्नावली किस उद्देश्य से निर्मित की जा रही है, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो प्रश्नावली के उत्तरदाता है, उनको इसका विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उनके माध्यम से जो भी आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान कार्य हेतु प्रयोग किया जाएगा, उसकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। प्रश्नावली व्यवस्थित ढंग से लिखी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, उसमें टाइपिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे प्रश्नों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो उत्तरदाताओं को में आक्रामकता पैदा करे, या जिसका उत्तर देने में उत्तरदाता को असहज महसूस हो। और जो लेवल है क्वेश्चंस का, आइटम्स का, वो
इजी टू डिफिकल्ट जाना चाहिए। एकल प्रश्न ही होने चाहिए, मतलब प्रश्नावली, प्रश्न के जो आइटम्स हैं, जो भाषा है उनकी, वो एक बार में एक प्रश्न पूछने वाली होनी चाहिए। डबल क्वेश्चंस एक साथ, मतलब एक क्वेश्चन में दो प्रश्नों के उत्तर नहीं होने चाहिए। डबल नकारात्मक वर्णात्मक विश्लेषण और क्रिया विशेषण से बचना चाहिए। और इस तरीके से प्रश्नावली बनाई जानी चाहिए, पदों को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि इसे आसानी से हम सारणीबद्ध, व्याख्यायित और सारांशित किया जा सके। आसानी से इसको हम क्लासिफाई कर सकें, इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में डाल सकें, इसकी व्याख्या कर सकें और आसानी से इसको समराइज कर सकें। अगला उपकरण जो हम बात करेंगे वो है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी यह व्यक्ति मूल्यांकन का सबसे पुराना उपकरण है और इसमें आमतौर पर किसी घटना, चरित्र या वस्तु के संबंध में निर्णय की अभिव्यक्ति पर लागू होता है। ये राय या निर्णय को आमतौर पर एक पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। और निर्धारण मापनी एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से निर्णयों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। और ये निर्धारण मापनी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उस रिसर्च में, जैसे अगर हम शिक्षा जगत की बात करें तो अभिभावक, शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल, स्कूल के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, पॉलिसी मेकर्स, ये सब शिक्षा जगत के स्टेक होल्डर्स हैं। ये निर्धारण मापनी सभी के द्वारा इस पर डेटा इसके माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। निर्धारण मापनी में इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें चीजों में बेहतर विभेद करने की आवश्यकता होती है। ये पैमाने एक विशिष्ट विशेषता की मात्रा का संकेत देते हैं और संख्या या विवरण का उपयोग करते हैं। संख्या में जैसे आप 0 से लेके 5 तक की, 7 तक की, 10 तक की गिनती लिख देते हैं और एक तरफ बेहद असंतुष्ट, बेहद संतुष्ट, हम बेहद असंतुष्ट से बेहद संतुष्ट की तरफ जा रहे हैं। इसमें जैसी भी राय होगी, जैसे क्या आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली से, आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली से कितने संतुष्ट हैं? आपने 0 की तरफ बेहद असंतुष्ट लिखा और बढ़ती क्रम संख्या की तरफ आपने बेहद संतुष्ट लिखा। अब जो उत्तरदाता है उसका जो भी जिस लेवल पर मापनी होगी वो उस नंबर पर निशान लगा देगा। निर्धारण मापनी के माध्यम से गुणात्मक विशेषताओं के बारे में मात्रात्मक राय बनाई जा सकती है। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम नंबर्स के फॉर्म में डेटा ले सकते हैं। और इसमें जो हम ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, संरचित ऑब्जर्वेशन कर में हम इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। निर्धारण मापनी दो प्रकार की होती है, संख्यात्मक निर्धारण मापनी और आरेखीय निर्धारण मापनी या दृश्य अनुरूप निर्धारण मापनी, जिसको हम अंग्रेजी में ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। संख्यात्मक निर्धारण मापनी सबसे सरल प्रकार की निर्धारण मापनी होती है। इसमें केवल एक संख्यात्मक अंक को चिन्हित करता है जो उस डिग्री को दर्शाता है जिसमें एक विशेषता मौजूद होती है। कथन में शील गुण समाहित होते हैं और 1 से 5 तक मान प्रत्येक शील गुण को प्रदान किए जाते हैं, जिसे अंक प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम बीएड की क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी उद्दीपन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन को यूज कर रहा है, तो उसके स्टिमुलस वेरिएशन को कितना प्रयोग कर रहा है उसका अगर हमें नंबर्स के टर्म्स में लेना है तो हम उसको लिख सकते हैं कि विद्यार्थी शिक्षक किस सीमा तक उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रदर्शन करता है या कर रहा है। और उसके लिए हम 1 2 3 4 5 अंक लाइन से लिख देते हैं। 1 के नीचे असंतोषजनक, 2 के नीचे औसत से कम, 3 एवरेज औसत, 4 औसत से ज्यादा और 5 बेहतरीन।
अब बढ़ती संख्या के साथ जो शील गुण है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी प्रकार जो अभी हमने बात की संख्यात्मक निर्धारण मापनी, दूसरी प्रकार की मापनी होती है आरेखीय निर्धारण मापनी या दृश्य अनुरूप निर्धारण मापनी। आप लोगों ने बचपन में नंबर लाइन पढ़ा होगा। जब हम उस तरीके का निर्धारण मापनी का प्रयोग करते हैं वो आरेखीय निर्धारण मापनी कहलाती है। दृश्य अनुरूप निर्धारण मापनी, आप सब लोग इस टेक्नोलॉजी के युग में हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। व्हाट्सएप पे आमने आपने इमोजीज देखी हैं, बहुत दुखी फेस, थोड़ा खुश, एवरेज खुश, ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा हंसते हुए आपको स्माइलीज जो दिखते हैं, इमोजीज। आप जब उस तरीके की चीजों का ग्राफिकली डिजाइन करके आप यूज करते हो तो वो आपकी ग्राफिक रेटिंग स्केल कहलाती है। निर्धारण मापनी का जो प्रयोग है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसको आप बड़े सैंपल पे आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके जो उद्देश्य हैं उनको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके कौशलों का प्रदर्शन प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस निर्धारण मापनी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आवश्यकता है कि कुछ सावधानियां रखने के लिए, क्योंकि जो निर्धारण मापनी है वो व्यक्तित्व के हर पहलू का मूल्यांकन नहीं कर सकती है। तो इसके लिए और साथ ही साथ जो मूल्यांकन करता है वो कई बार उदारता त्रुटि से ग्रस्त होता है। उदारता त्रुटि क्या है? मूल्यांकन करता अपने ही लोगों को कम निर्धारण देकर उन्हें नीचा दिखाना पसंद नहीं करते। तो क्या होता है, अगर कोई हमसे परिचित है, उसका जो विशेषता हम या जो गुण हम स्टडी करना चाहते हैं वो कम आ रहा है, हम उसको ज्यादा आकलन कर देते हैं, हम रेटिंग स्केल हायर की तरफ उसका मार्क कर देते हैं। ये कहलाती है हमारी उदारता त्रुटि। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री या सूची। सूची क्या होती है? सूची स्व रिपोर्टिंग मूल्यांकन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार की एक या अधिक विशेषताओं का परीक्षण करते हैं। इन्वेंट्री और क्वेश्चनर, आपको सुनने में लग रहा होगा कि दोनों एक ही तरीके के हैं, लेकिन इनमें अंतर है। एक सूची भी प्रश्नावली की तरह ही होती है, लेकिन सूची में जो कथन होते हैं, कथन पर प्रथम पुरुष में रखे जाते हैं। जैसे मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मैं दूसरों की तुलना में अधिक प्रसन्न रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी कक्षा में सबसे अधिक मेहनत करती हूँ। जब हम इस तरीके के कथनों का प्रयोग करते हैं तो ये सूची में हम इस तरीके के कथनों का प्रयोग करते हैं। सूची जो है शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में प्रयोग की जाती है। साथ ही साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों, शोधार्थियों, इनकी रुचि को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो सूची है वो अन्य उपकरणों की तुलना में कम खर्चीले होते हैं। इनका निर्माण सरल होता है और इसमें जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको बनाए रखा जाता है। परीक्षण सूची की हम बात करें, परीक्षण सूची क्या है? आप एक चेकलिस्ट बना लेते हो। आप किसी व्यवहार को अध्ययन कर रहे हो, कहीं अवलोकन कर रहे हो, तो आप एक लिस्ट बना लेते हो, सरल सी सूची बना लेते हो और उसमें हाँ या नहीं कि वो व्यवहार उस समय पर उपलब्ध है या नहीं है और आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हो। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों के व्यवहार की एक परीक्षण सूची अगर हम बनाते हैं तो उसमें परिस्थितियां हम लिख लेते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां आ सकती हैं। जैसे वार्ता हेतु अनुमति ली, हाँ या ना। अगर बच्चे बालक ने ली है तो हाँ पे आप टिक कर देते हैं और नहीं तो ना पे। दृष्टिकोण अच्छा था, बालक सक्रिय था, बालक दूसरों के प्रति उदार था, बालक कक्षा में चौकन्ना था, बालक ने कक्षा के निर्देशों का पालन किया। इस प्रकार से आप परीक्षण सूची को बना लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक बहुत बड़ा, बहुत मुख्य
उपकरण है और इसमें आप फील्ड डायरी जैसे लॉग, आप दिन प्रतिदिन के जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, आप उनको नोट करते जाते हो, आप उनको रिव्यू करते हो जब कंप्लीट हो जाते हैं। लॉग जो है वो आपके जो भी गतिविधियां आपने जिनको ऑब्जर्व किया है, आपको जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं, उसका एक ट्रैक रखने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ आप अवलोकन में एनेक्डोट्स का प्रयोग करते हो। एनेक्डोट्स क्या होते हैं? आप कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हो और आप उनको उनका उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। ऑब्जेक्टिव और एक्यूरेट तरीके से उन व्यवहारों को लिख लेते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हो अवलोकन में। वीडियो रिकॉर्डिंग से आप सब परिचित हैं और ये आप तो हम सबके पास स्मार्टफोन की सुविधा है। और अन्य रिकॉर्डिंग गैजेट्स हमारे पास उपलब्ध है जिनके माध्यम से हम ऑब्जर्वेशन को और ऑब्जेक्टिव बना पाते हैं। अवलोकन दो प्रकार से होता है, प्रतिभागी अवलोकन और गैर प्रतिभागी अवलोकन। प्रतिभागी अवलोकन में जो शोधकर्ता है, जिसका अवलोकन कर रहा है, जिनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जिनको स्टडी कर रहा है, उनका हिस्सा बन के वहां पे जब रिकॉर्डिंग उपकरणों के माध्यम से की जाती है, यह प्रतिभागी अवलोकन कहलाता है। यह गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या है? गैर प्रतिभागी अवलोकन में जो शोध करता है वो समूह के सदस्यों के रूप में भाग नहीं लेता है, जहां अध्ययन के विषय को सीधे देखा जा सकता है, लेकिन जो शोध करता है वो इस समूह का हिस्सा नहीं होते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से इसको देखते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन के कुछ चरण हैं। सबसे पहले योजना, जैसे हम साक्षात्कार में योजना बनाते हैं, अवलोकन में भी योजनाबद्ध तरीके से संपादित किया जाता है। हम कितनी देर तक अवलोकन करना है, किस चीज का अवलोकन करना है, हमारे विषय क्या होंगे, रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना है, रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजें योजना वाले चरण में आते हैं। उसके बाद निष्पादन। निष्पादन में हम एग्जीक्यूट करते हैं जो हमने प्लान किया है। इसके लिए गति जो आपने विशिष्ट गतिविधियां या व्यवहार जिनको आपको स्टडी करना है, आप उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, जो भी आपने उपकरण डिसाइड किए हैं उनके माध्यम से आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा चरण है रिकॉर्डिंग और व्याख्या। आपने रिकॉर्डिंग कर ली। आप रिकॉर्डिंग दो तरीके से कर सकते हैं। आप जब अवलोकन कर रहे हैं, समकालीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या तुरंत बाद आपने जब अवलोकन किया है उसके तुरंत बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम साथ के साथ रिकॉर्डिंग कर लें, या अगर किसी गैजेट का प्रयोग करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमने जो अवलोकन किया है, मानवीय त्रुटियां भी हो सकती हैं, हम उसको देखते देखते कई बार कुछ चीज भूल जाते हैं नोट करना, लेकिन रिकॉर्डिंग रहेगी तो हम उसको बार बार रिपीट करके देख के और अच्छी प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। ये तो हो गए आंकड़े एकत्रित करने के उपकरण। आंकड़ों के अगर स्रोत किन माध्यमों से आते हैं, कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं, तो आंकड़े हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? जो शोधकर्ता स्वयं एकत्रित करता है अध्ययन करके, जैसे साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से। ये आपके प्राथमिक आंकड़े भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आपकी इस अध्ययन से संबंधित आंकड़े या प्रत्यक्ष अवलोकन से जो आते हैं आपके आंकड़े। आपके प्रत्यक्ष प्राथमिक आंकड़े कैसे हैं? आपके साक्षात्कार से, अवलोकन से, अनुसूची, इस चीजें अभी हमने चर्चा की इन चीजों पे। अप्रत्यक्ष प्राथमिक आंकड़े, प्रश्नावली, टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोनिक साक्षात्कार, और अभी हमने जो जिन उपकरणों की चर्चा की वो सब आप इसमें प्राथमिक आंकड़ों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो द्वितीयक आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो आपके प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार के दस्तावेज, पत्र, डायरी, पांडुलिपियां आदि इनमें सम्मिलित हैं। आपके जो राजकीय प्रकाशन, जो गैजेट्स होते हैं, ये भी आपके
द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ये आंकड़े पहले से उपलब्ध होते हैं और किसी अन्य के द्वारा एकत्रित और विश्लेषित किए जाते हैं। आप इनको अपने शोध में इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग हो सकता है, पहले भी हो चुका हो इनका प्रयोग, लेकिन आप इनको फिर से पुनः आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा सोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत दस्तावेज और सार्वजनिक दस्तावेज दोनों प्रकार से आते हैं। व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे किसी की खुद की कोई लेखनी है, किसी ने कोई अपनी स्वयं कोई रिपोर्ट लिखी हुई है, ये प्रकाशित और प्रकाशित दोनों हो सकते हैं। सार्वजनिक दस्तावेज जैसे आपके ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए, विश्वविद्यालय द्वारा द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें हो सकती हैं, आपके जो सार्वजनिक अभिलेख हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हैं। आपकी आत्मकथाएं व्यक्तिगत में हो सकती हैं, चिंतनशील पत्रिकाएं जो हैं वो सेकेंडरी डेटा में आते हैं। सेकेंडरी डेटा प्रयोग आप अपने शोध में कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का इनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे विश्वसनीयता, उपयुक्तता और पर्याप्तता। विश्वसनीयता आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये आंकड़े किसने एकत्र किए, आंकड़ों के स्रोत क्या थे और आंकड़े किस समय एकत्र किए गए। आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किस उपकरण का, किस विधि का प्रयोग किया गया। इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए उसकी विश्वसनीयता को जांचने के लिए। उपयुक्तता की बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो आंकड़े हैं क्या आपके शोध के लिए उपयुक्त हैं। आंकड़ों के प्रकार जो हैं वो मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक आंकड़े हम कब कहते हैं? जैसे अभी चर्चा के प्रारंभ में मैंने कहा कि कोरोना के समय में डेटा आता था हमारे पास कि इतने लोग कोरोना से प्रभावित हैं, इतने इतने हॉस्पिटल से घर आ गए, इतनों की मृत्यु हो गई है। ये क्या है? नंबर्स में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस प्रकार के आंकड़े जो हैं वो कहलाते हैं मात्रात्मक आंकड़े। जो संख्यात्मक होते हैं वो मात्रात्मक कहलाते हैं। आकार, लंबाई, अवधि, स्कोर, प्रतिशत आदि ये सब मात्रात्मक आंकड़े हैं। मात्रात्मक आंकड़े आप परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, ये जो अभी हमने टूल्स की बात करी ऊपर, इनको यूज करके आप मात्रात्मक आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। अब मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स जो यूज किए जाते हैं, सांख्यिकीय माप का प्रयोग करते हैं, जैसे टी परीक्षण, टी टेस्ट, मैकमेयर, काई स्क्वायर, एनोवा। इस तरीके के जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो हम मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। जैसे मात्रात्मक आंकड़े जो हैं कौन, क्या, कब, कहाँ, इस तरीके के जब उत्तर हमें मिलते हैं तो अमूमन हमें मात्रात्मक आंकड़े प्राप्त होते हैं। गुणात्मक आंकड़े, अभी हमने बात करी मात्रात्मक आंकड़ों की, अब हम बात करते हैं गुणात्मक आंकड़ों की। गुणात्मक आंकड़े लोगों के व्यवहार का वर्णन करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ यह आंकड़े यह भी बताते हैं कि दुनिया में जो सामाजिक पहलुओं का अनुभव है वो लोग किस प्रकार से करते हैं। गुणात्मक आंकड़े व्यवहार को दिए गए अर्थों को समझने के लिए करते हैं और गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं वो नंबर्स में ना होके वर्णनात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एक्सप्लेन किए होते हैं। गुणात्मक आंकड़े एकत्र करते समय जो शोधकर्ता होता है वो उसकी आवश्यकता होती है, एक विस्तृत समझ की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह क्यों की समझ की जो क्यों प्रश्न का हम उत्तर देते हैं उसकी खोज से संबंधित है। इसमें शोधकर्ता अपने विवेकपूर्ण तरीके से यह चयन करता है कि किन आंकड़ों को रखना है और किन आंकड़ों को छोड़ना है। अब जो आंकड़े हमें ये प्राप्त होते हैं, मात्रात्मक आंकड़े, यह 4 लेवल्स पे प्राप्त होते हैं जिनको हम माप के पैमाने कहते हैं। ये नामिक स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर होते हैं। नामिक स्तर क्या है? नॉमिनल लेवल। इस प्रकार का वर्गीकरण कुछ विशेषताओं या गुणों
के लिए देखी गई समानता और अंतर के अनुसार किया जाता है। जैसे लिंग, पुरुष, स्त्री, आंखों का रंग, काला, नीला, पीला, नॉमेनक्लेचर, नामित किया जा रहा है। इस प्रकार के आंकड़े नामित स्तर के आंकड़े होते हैं। दूसरा है क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर की यह जो क्रमिक स्तर है, यह नामिक स्तर की तुलना में अधिक सटीक होते हैं और इसमें आप एक क्रम में, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय मार्क्स स्कोर की जब हम रैंकिंग करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ये बच्चा, सेकंड पोजीशन पे ये बच्चा, इस तरीके के आंकड़े आपके क्रमिक स्तर पर आते हैं। अंतराल स्तर, इंटरवल लेवल, इस स्तर के अंतर्गत न केवल नामिक और क्रमिक स्तर दोनों की विशेषताएं इसमें समाहित होती हैं, साथ ही साथ इसमें गुणात्मक, ये जो सापेक्ष गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर को भी इंगित करता है, आपकी रिलेटिव पोजीशन को बताता है। इसमें वास्तविक शून्य नहीं होता है। वास्तविक शून्य का मतलब, अगर शून्य है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। जैसे बुद्धि, बुद्धि शून्य का मतलब यह नहीं है कि बुद्धि है ही नहीं। ठीक। अनुपात स्तर, चौथा जो है अनुपात स्तर, यह उच्चतम कोटि का पैमाना है और इसमें रेशियो लेवल, जैसे पौधे पौधे की ऊंचाई, बच्चे की ऊंचाई, सड़क की लंबाई, ये सब आपके अनुपात स्तर के आंकड़े हैं और ये इसमें वास्तविक शून्य से ये आरंभ होते हैं। अब जो हमारे आंकड़े हैं उनको किस प्रकार से विश्लेषित और उनकी व्याख्या की जाती है। जो मात्रात्मक आंकड़े हैं, जो हमारे पास नंबर्स के टर्म्स में जो आंकड़े आते हैं, उनके लिए हम दो प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और अनुमानात्मक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो वर्णनात्मक होती है वो डेटा को एक्सप्लेन करती है, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती है, और जैसे आपका माध्य, बहुलक, मध्यिका, मीन, मीडियन, मोड, ये आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। दूसरी हमने बात करी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमानात्मक। अनुमानात्मक में क्या है, ये इन्फरेंस निकालता है, दो के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कंपैरिजन। जैसे इसमें आप टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मान वितनी, इस तरीके के टेस्ट परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण जब हम करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं, तो उसमें जो हमारे चर हैं उनके बीच में तुलना, रुझान क्या है, संबंध क्या है, अंतर क्या है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। मात्रात्मक आंकड़ों के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों का संपादन करते हैं, आंकड़ों को एडिट करते हैं, फिर डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं। एडिट में हम जो उत्तरदाताओं की प्रश्नावली और अनुसूचियों के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनको हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं, फिर उसको हम क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और फिर आंकड़ों के हिसाब से हम पैरामेट्रिक आंकड़े जो होते हैं वो पैरामेट्रिक या तो नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। पैरामेट्रिक की जब हम बात करते हैं, पैरामेट्रिक प्राचलिक और नॉन पैरामेट्रिक जो होते हैं अप्राचलिक। पैरामेट्रिक आंकड़े मुख्य रूप से अंतराल अनुपात, अभी हमने 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। तो पैरामेट्रिक आंकड़े जो होते हैं वो इंटरवल या रेशियो स्केल का उपयोग करके एकत्र किया जाता है, और जो इसकी अजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्यता की अवधारणा को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, सामान्य रूप से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ये आपके इंटरवल या रेशियो स्केल के होने चाहिए, और इनमें होमोस्केडास्टिसिटी, जनसंख्या में समान जो पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस होना, होमोजीनियस होना चाहिए। इसमें हम टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हमारे आते हैं अप्रचलित आंकड़े। अप्रचलित आंकड़े क्या है, जो हम नॉमिनल या क्रमिक, जो ऑर्डिनल लेवल के डेटा हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, और जो हम यहाँ पे सामान्यता की धारणा, नॉर्मेलिटी की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं होती है।
जो हम मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में सामान्यतः जिन सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग करते हैं वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, आपकी किस तरीके से आपके आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, विचलनशीलता के माप किस तरीके से दो या दो से अधिक समूह की तुलना के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है, सापेक्षिक स्थिति के माप या आपके मध्यिका, चतुर्थांश, दशमांश अ, के सबसे सामान्य माप हैं। इसमें आप परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल ये सब चीज़ों को आप देखते हो। सहसंबंध, आपस का अनुपात किस एक दूसरे को किस सीमा तक प्रभावित कर रहा है। टी टेस्ट, आप 2 एक चर के 2 समूहों का जब विश्लेषण करते हो या 2 से अधिक आप एफ टेस्ट का प्रयोग करते हो। तो हमने आज जो बात करी वो किस प्रकार से हम किन उपकरणों का प्रयोग करके डेटा को एकत्रित करते हैं, डेटा कितने प्रकार का होता है, इन उपकरणों की हमने लाभ, अच्छाइयाँ, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके बारे में चर्चा की और साथ ही साथ आंकड़ों के प्रकार, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और इनकी एनालिसिस किस प्रकार से होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। धन्यवाद।